हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ नौशाद सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने मैट्रिक्स का बेसिक पढ़ लिया था और आज की क्लास में हमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। मैट्रिक्स के बेसिक में हमने मैट्रिक्स की डिफिनीशन जाना कि मैट्रिक्स होता क्या है, फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जाना, एलिमेंट्स की पोजीशन के बारे में जाना और एक एग्जाम्पल भी किया था और आप लोगों के लिए एक वर्क भी था। तो आई होप सबने वो वर्क कर लिया होगा क्योंकि बहुत मुश्किल तो था नहीं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिसेस। चलिए देखते हैं मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहला मैट्रिक्स हमारा होता है रो मैट्रिक्स। अच्छा, ऐसे बता दें, मैट्रिक्स के कई सारे टाइप होते हैं, लेकिन आपकी क्लास 12th में आपको तकरीबन 12 या 13 मैट्रिक्स के टाइप पढ़ने हैं, शायद उससे भी कम होंगे। लेकिन आप जब हायर स्टडीज़ करोगे तो मैट्रिक्स के और भी टाइप आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो बेसिक आपके क्लास 12th में है आप लोगों को फ़िलहाल उतना ही बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स। क्या होता है रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स, a matrix having only one row is called row matrix। क्या बोला हमने? a matrix having only one row is called रो मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट बात, वन रो, जिसमें केवल एक सिंगल रो होता है वो आपका क्या कहलाता है? रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? जैसे ओनली वन रो बोला है, पिछली क्लास में आपको रो और कॉलम के बारे में बताया गया था। तो रो क्या होता है? ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसी को रो बोलते हैं, और वो हॉरिजेंटल लाइन बस एक ही होनी चाहिए। सॉरी, लाइन नहीं, एक केवल रो की बात करेंगे, लेकिन हॉरिजेंटल से बताया जाता है। देखिए, जैसे 1 2 3 4 हमने एक सिंगल रो यहाँ पे लिखा है। रो क्या होता है? हमने बोला था जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वही रो कहलाती है। यहाँ पे केवल एक ही हॉरिजेंटल दिख रहा है, आगे कोई और हॉरिजेंटल नहीं दिख रहा, तो एक सिंगल जो रो होता है उसी को कहते हैं रो मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है? पिछली क्लास में आप लोगों को ऑर्डर बताया गया था, तो अगर इसका ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर क्या है? रो क्रॉस कॉलम होता है, वन रो और कॉलम 1 2 3 4, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे रो मैट्रिक्स था वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोला हमने? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। डेफिनेशन लिखिए, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड क्या? कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या होगा? जो इंपॉर्टेंट बात है, वन कॉलम। वन कॉलम मतलब केवल एक वर्टिकल लाइन, केवल एक वर्टिकल 1 2 3 4, ये वर्टिकल शेप दिख रहा है। तो ये जो वर्टिकल शेप दिख रहा है और इस वर्टिकल शेप में आपको कॉलम केवल एक ही दिख रहा है, तो यही आपका क्या कहलाता है?
कॉलम मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होगा इसका, अब रो क्रॉस कॉलम होता है ऑर्डर, तो रो कितने हैं 1 2 3 4 और इसका रो 4 था और कॉलम 1 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। एक चीज अब दोनों को कंपेयर करके देखिए ध्यान से। पिछली क्लास में हमने आई और जे के बारे में बताया था, तो यहाँ पे आई और जे में कौन ग्रेटर है और कौन लेस है। हमने बोला था रो आई होता है और कॉलम जे होता है, तो यहाँ पे रो 1 है, रो 1 है और यहाँ पे कॉलम 4 है, मतलब कॉलम की संख्या ज्यादा है। तो रो मैट्रिक्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आई लेस देन जे, ये बात लिखी जा सकती है। वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स में रो की संख्या ज्यादा है और कॉलम केवल 1 है, तो यहाँ पे रो आई होता है और कॉलम जे होता है। तो यहाँ पे आई और जे के फॉर्मेट में अगर हमको लिखना रहे तो हम क्या लिख सकते हैं, आई ग्रेटर देन जे। याद रहेगा ये चीज। आप m क्रॉस n में भी बुकों में देखोगे तो आपको m क्रॉस n में भी ये चीजें देखने को मिलेंगी, m या कौन ग्रेटर है कौन लेस है, क्योंकि इसको m क्रॉस n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बता दें, जैसे 1 2 4 5 6, तो यहाँ पे होता है m क्रॉस n। अब m क्रॉस n वही ऑर्डर होता है, जैसे यहाँ पे 2 रो है तो मतलब m की वैल्यू 2 हो जाती है और 3 कॉलम है तो n की वैल्यू 3 हो जाती है। तो इससे भी रिप्रेजेंटेशन होता है, ये याद रहे, केवल आई जे नहीं होता है। आई जे बस आपको इसलिए बताया गया कि आप पोजीशन को अच्छे से जान सको, बस इसलिए। m क्रॉस n के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो m क्रॉस n मतलब 2 की वैल्यू, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 हो जाती है, और यही आपका ऑर्डर होता है। ऑर्डर m क्रॉस n से ही रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो इतना समझ में आया होगा आई होप। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकंड है। इतना फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिखना है तो लिख लो, फिर हम क्लास को आगे रन कराते हैं। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये याद रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब एप्लीकेशंस पढ़ते हैं तो वहां पे सबसे ज्यादा यूज इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो नेक्स्ट क्या है, थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है, जितना ही इंपॉर्टेंट है उतना ही सिंपल है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसका तो बस इतना ही लिख लीजिए आप लोग, नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ कॉलम। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, यही आपका कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बात याद रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले लें, आप ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हो, इक्वल हो। जैसे 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिए, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, रो कितने हैं 1 2 और कॉलम कितने हैं 1 2, कॉलम भी 2, मतलब कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। मतलब i इक्वल टू जे है, या फिर सॉरी ये चीज यहां नहीं मेंशन करेंगे, आप इसको ऐसे लिखो m इक्वल टू n, m इक्वल टू n। अच्छा, i इक्वल टू जे हम क्यों नहीं लिखेंगे, वो आप अभी आगे जानोगे कि क्यों हमने उसको इरेज कर दिया। m इक्वल टू n, आपका जो m की वैल्यू है वही n की वैल्यू है, तो ये चीज याद रखिएगा, m इक्वल टू n।
चलिए, आपका थर्ड था स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे जितने आप पढ़ने वाले हो मैट्रिक्स के बारे में, उसमें जो कुछ ऐसे होंगे जो स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन से ही शुरू होंगे, मतलब वो पहले मेंशन करेगा कि वो मैट्रिक्स, जो भी आप टाइप मैट्रिक्स पढ़ोगे उसको कोई और मैट्रिक्स होने से पहले उसको स्क्वायर होना जरूरी है। जैसे आपका आगे नेक्स्ट मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल होने से पहले उसको स्क्वायर होना पड़ेगा, मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, फिर डायगोनल मैट्रिक्स की जो भी कंडीशन होगी वो अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए। और फोर्थ पॉइंट पे लिखिए डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? हमने क्या बोला, डायगोनल होने से पहले इसको स्क्वायर होना पड़ेगा, मतलब ये कि कोई एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या होगी, कोई एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल, अच्छा डायगोनल में एक चीज और आपको पहले क्लियर कर दिया जाए, आप लोग जानते हो कि ये एक डायगोनल ये होता है और एक डायगोनल ये होता है, बट यहाँ पे किस डायगोनल की बात हो रही है, यहाँ पे इस डायगोनल की बात हो रही है, और यहाँ पे इस डायगोनल का एक स्पेशल नाम होता है लीडिंग डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल। तो जब डायगोनल मैट्रिक्स में हम बात करेंगे तो इस लीडिंग डायगोनल की ही बात करेंगे, ये ध्यान रहे, इस डायगोनल की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम इस लीडिंग डायगोनल की बात कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रहे। हम यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को हम मेंशन कर देते हैं, ए बी सी डी, ये जो डायगोनल है ये कौन सा डायगोनल है, आप लोगों को याद रहना चाहिए कि ये लीडिंग डायगोनल है, कुछ बुक्स में प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलता है, और इसी लीडिंग डायगोनल की बात करेंगे। अब डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या होती है ये जानते हैं, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट पे केवल एंट्रीज होंगी, बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो जीरो होंगी। क्या बोल दिया हमने, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पे, डायगोनल में किस पे, लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल पे एंट्री होंगी, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने ये पहले तो आप इसको ये चेक करिए ये स्क्वायर है या नहीं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है कि नहीं, तो हमने देखा ये इक्वल है, 3x3 का मैट्रिक्स बन रहा है यहाँ पे। और क्लास 12th में मैक्सिमम 3x3 ही आपके एग्जाम में जाएगा, बहुत कम चांसेस है कि वो 4x4 पे पूछे। तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर है 3x3 है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स पे तो आपके केवल डायगोनल पे इंट्रीज होनी चाहिए, बाकी अदर क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो अगर हम इनको जीरो कर दें, आप ध्यान से देखिए, केवल लीडिंग डायगोनल पे इंट्रीज है और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हैं, जीरो हैं। लीडिंग डायगोनल पे इंट्रीज है, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। याद रहेगा ये डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे आपका ये एक, सपोज करिए इस मैट्रिक्स का नाम आपने ए दे दिया, ए आपका एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है अगर आपको, तो कैसे करोगे आप, आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, DIAG, और ये जो लीडिंग डायगोनल पे एलिमेंट दिख रहे हैं उन्हीं को लिख देंगे 1 5 9। समझ आया? मतलब मैट्रिक्स आपको अगर
ये दिया है तो उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो, और अगर ये दिया है तो उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो। बीच में हमने और इसीलिए लगाया है कि दोनों बातें एक ही हैं। आपको अगर इस एग्जाम में ऐसे दिया है, आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन दिया है, तो आपको समझ जाना है कि वो ये कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि लीडिंग डायगोनल पे इंट्रीज है और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे क्या है, जीरो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे बढ़ने से पहले फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे इसके बारे में थोड़ा सा और बता दिया जाए। अब ध्यान से देखिए, इन जनरल इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ये डायगोनल हम बोला है हमने ना, तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, D1 D2 D3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी आपके एलिमेंट होंगे Dn। और ये ध्यान रहे क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगे। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ध्यान से एक चीज देखिए और हमें बताइए, ये जो लिखा गया है ये डायगोनल पे इंट्रीज हैं, और डायगोनल पे इनकी पोजीशन क्या होती है। जैसे इस वाले एलिमेंट 1 की पोजीशन क्या है, A11 है। 5 की पोजीशन क्या है, A22 है। और वैसे ही 9 की पोजीशन क्या है, A33 है। अब ध्यान से देखो, I और J की वैल्यू क्या है, इक्वल है। अच्छा, I और J की वैल्यू इक्वल है, मतलब कि बाकी जो एलिमेंट होंगे, जैसे इसकी पोजीशन की बात करें तो ये A12 हो जाएगा, इसकी बात करें तो ये A13 हो जाएगा। पिछली क्लास में आपको पोजीशन के बारे में पढ़ाया गया था। अगर इसकी बात करें तो ये किस रो में है, थर्ड में, और फर्स्ट कॉलम में A31 हो जाएगा। ऐसे इसकी बात करें तो A32 हो जाएगा। अब ध्यान से आप देखिए, हम इसको क्यों लिखे हैं, क्या बताना चाहते हैं। ध्यान से देखिए, I और J की वैल्यू क्या है, इक्वल। I और J की वैल्यू इक्वल, I और J की वैल्यू इक्वल। बट यहाँ पे 1-2 में I अलग है, J अलग है। 1-3 में I अलग, J अलग। 3-1 में I अलग, J अलग। और A32 में भी I अलग है और J अलग है। मतलब हम जो बताना चाहते हैं वो ये है कि I, जिस जगह I और J इक्वल नहीं है, I डज नॉट इक्वल टू J, उस जगह मतलब सारी वैल्यू क्या होंगी, जीरो होंगी। तो यहाँ पे जब I और J इक्वल नहीं है तो डायगोनल के लिए वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। जहां पे I और J इक्वल नहीं होंगे वहां पे वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। आई होप समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपका मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा है तो आपको ये पता हो कि नेक्स्ट जो आने वाला होगा वो भी शायद स्क्वायर होने के बाद की ही कंडीशन होल्ड करेगा। मतलब कि पहले उसको स्क्वायर होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो जो भी मैट्रिक्स होगा। तो नेक्स्ट आपका जो मैट्रिक्स है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, बस ये समझ लो, जस्ट लुकिंग लाइक अ डायगोनल। बट फर्क क्या होगा, डायगोनल पे जो प्रिंसिपल लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट थे वो सेम नहीं थे, बट यहाँ पे ये कंडीशन है कि लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सेम ही होने चाहिए। ये बात याद रखिएगा। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है देखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के एक एग्जाम्पल लेते हैं हम और फिर समझाते हैं आपको, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ आता है। जैसे 1, कुछ और ले लेते हैं, 2 2 2। डायगोनल पे, लीडिंग डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो सेम है और ये होना कंपलसरी है। आप यहाँ 1 2 3 लिख के फिर बाकी जगह 0 0 लगा दोगे तो फिर वो तो डायगोनल हो जाएगा। बट आपका टॉपिक स्केलर मैट्रिक्स चल रहा है, तो स्केलर में ये जो एलिमेंट होने चाहिए डायगोनल के वो इक्वल होने चाहिए। बाकी जितनी भी एंट्रीज होंगी, नॉन डायगोनल की जो एंट्रीज होंगी वो जीरो होंगी।
ऑर्डर चेक करिए, क्योंकि आपको इसको स्केलर होने से पहले स्क्वायर होना है। ऑर्डर चेक करिए, आपका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। इसका मतलब कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्केलर चेक करते हैं। स्केलर में हमने क्या बोला कि आई और जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब यहाँ कंपल्सरी है कि आई इक्वल टू जे होगा, आई इक्वल टू जे होगा, आई इक्वल टू जे होगा। और आई इक्वल टू जे मतलब कि A11 की पोजीशन A22 की पोजीशन A33 की पोजीशन i इक्वल टू जे है। और उस जगह जो एलिमेंट होगा फॉर ऑल i और j, फॉर ऑल i और j के लिए जो एलिमेंट होगी, जो वैल्यू होगी, आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे हम एक कोई नाम दे देते हैं कांस्टेंट कि वो a होगा। अब A1 2 3 जो भी आप रखो, लेकिन वो जो भी होगा सेम ही होगा हमेशा। कहाँ पे, i इक्वल टू जे वाली पोजीशन पे। बाकी जहां i और j सेम नहीं है, जैसे ये A12 A13 i और j सेम नहीं है, तो उन सारी जगहों पे जो मतलब कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उन सब पे वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगी। मतलब i डज नॉट इक्वल टू j पे वैल्यू क्या होंगी, 0 होंगी। ये बात याद रहेगी। ये आपका था स्केलर मैट्रिक्स। आई होप आप लोगों को बहुत ही इजी वे में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बेशक समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही इजी। आपको एक और एग्जांपल हम यहाँ पे दिखा देते हैं। चलिए स्केलर मैट्रिक्स का ही एक और एग्जांपल। वन प्लस आयोटा, क्लास 11th में आयोटा पढ़ा हो, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा नहीं पढ़ा है तो मेरी 11th की जब वीडियो आएगी तो उसमें आप जाके देख लेना आयोटा के बारे में। ऑर्डर पहले चेक करिए, 3 क्रॉस 3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। लीडिंग डायगोनल पे एलिमेंट चेक करिए, सेम है। यहाँ पे भी वही एलिमेंट है जो यहाँ पे है और जो यहाँ पे है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सेम है। मतलब अगर एलिमेंट सेम है तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 है, वो भी कंडीशन होल्ड कर रहा है ये मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स को हम एक स्केलर मैट्रिक्स नाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो समझ में आया इतना, आगे बढ़ा जाए, इतना नोट करिए। फिर आगे नेक्स्ट मैट्रिक्स हम देखते हैं। वैसे ये पॉइंट कौन सा है, आई थिंक 4th पॉइंट होगा ये 4th पॉइंट था आपका। नेक्स्ट आपका है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आ जाता है और इसके बिना तो कितने थियरम प्रूफ ही नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ये बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है बच्चा, 5th पॉइंट, क्योंकि अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता होगा और क्वेश्चन में आया तो आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि क्या बोल रहा है, करना क्या है हमें। नेक्स्ट आपका क्या है, आइडेंटिटी और इसका और नाम क्या है दूसरा, यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा यूनिट से तो क्लियर हो रहा होगा, यूनिट मतलब 1, ऐसी फीलिंग आ रही है या नहीं, आप लोग इस चीज को जानते भी होंगे। अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा, डायगोनल में उसको डायगोनल होने से पहले स्क्वायर होना था। स्केलर पढ़ा, स्केलर होने से पहले वो स्क्वायर होना चाहिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी सेम वही कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी होने से पहले ये स्क्वायर हो फिर आइडेंटिटी में क्या कंडीशन होगी। ये भी जस्ट जैसे पीछे डायगोनल और स्केलर पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है, बस एलिमेंट्स डायगोनल के जो एलिमेंट है उन्हीं पे फर्क होगा, क्योंकि इसका नाम यूनिट है। यूनिट मतलब 1 होता है, मतलब कि इसके जो लीडिंग डायगोनल होंगे उनमें क्या आना चाहिए, केवल 1 एलिमेंट आना चाहिए। 1 मतलब 1 नंबर की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझ पाओगे आप लोग बेटर। फॉर एग्जाम्पल 1 1 1, नॉन डायगोनल इंट्रीज 0 0 लगा दीजिए। ये देखिए ध्यान से, लीडिंग डायगोनल पे 1 1 1,
क्योंकि इसका नाम ही है यूनिट, और जब नाम ही यूनिट है तो इसीलिए यहाँ पे आपका लीडिंग डायगोनल पे केवल 1 1, अच्छा यहाँ पे और कुछ नहीं, ओनली 1, 2 2 2 भी नहीं, 3 3 3 भी नहीं, केवल 1 आपका यहाँ पे 1 1 1। अगर ऐसा मैट्रिक्स दिखा, और ये चेक कर लेते स्क्वायर है या नहीं, तो 3 क्रॉस 3 स्क्वायर है, नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल है, और लीडिंग डायगोनल पे केवल 1 1 1 एंट्री है, तो ये आपका क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3 है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? I3। मतलब अगर आपको I3 लिखा है ना, I का मतलब आइडेंटिटी, 3 का मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। तो अगर ये चीज लिखी है तो आप तुरंत समझ जाइए इसकी बात कर रहा है। जैसे अगर I2 लिखा है, I2 लिखा है तो आप क्या समझोगे? I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 मतलब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। अच्छा, एलिमेंट यहाँ पे 1 1 होंगे और 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, तो 0 0 बन गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के आइडेंटिटी। लीडिंग डायगोनल 1 1, नॉन डायगोनल 0 और ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो मतलब I2 का मतलब आप क्या समझोगे? 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इन जनरल आप इसको रिप्रेजेंट करोगे IN से, n क्रॉस n का मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे हम आपके लिए यहाँ पे लिख दें A11, एलिमेंट सेम होगा। आप आइडेंटिटी की बात कर रहे हो तो हम आइडेंटिटी ही बना देते हैं, 1 1 0 0 डॉट डॉट डॉट, आप ऐसे डॉट 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 कर दीजिए, 0 और लास्ट में क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि लीडिंग डायगोनल पे तो 1 होना ही चाहिए, ऐसे। और ऑर्डर n क्रॉस n, मतलब ये जो बना हुआ है मैट्रिक्स, ये कहाँ तक गया हुआ है? n तक गया हुआ है। समझ आया? ये कहाँ तक गया हुआ है? n तक गया हुआ है पूरा। ये n तक बढ़ा है और ये भी n तक बढ़ा हुआ है, यहाँ पे ये सब, इसीलिए हमने सब जगह डॉट 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 किया है। और जो लीडिंग डायगोनल है वहां पे क्या है? केवल 1 1 1 एंट्री है। n क्रॉस n का ये एक मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या है? इक्वल है। ये आपकी होती है आइडेंटिटी। अच्छा, अगर I और J के फॉर्म में बात की जाए तो क्या हो जाएगा? I और J के फॉर्म में बात की जाए तो क्या हो जाएगा? AIJ, आई थिंक आप लोगों को दिखेगा नहीं, हम यहाँ पे लिखते हैं AIJ इक्वल टू 0। कहाँ पे 0 है अब आप लोग बताएंगे हमें। AIJ, आपको पता है AIJ किसे बोला जाता है? A11, A12, A13 जैसे लिखते हैं वही AIJ है। अगर AIJ 0 है मतलब आप यहाँ चेक करिए 0 कहाँ कहाँ बन रहा है? जहाँ पे I और J की वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ पे 1 2 नाम है, I और J सेम नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। मतलब AIJ 0 होगा फॉर ऑल I डज नॉट इक्वल टू J, और AIJ इक्वल टू 1 होगा। आप इसको आप केवल J लिख सकते हो या फिर I लिख सकते हो। पिछला जो बताया है डायगोनल और स्केलर, उसको भी इसी फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, मतलब IJ वाले फॉर्मेट में डिफिनीशन आप बना के लिख सकते हो, आपको वहाँ पे बताया गया है। आप स्केलर अगर है तो यहाँ पे A रख देना, और डायगोनल है तो वहाँ पे तो एंट्रीज अलग अलग होती हैं, वैसे आप रख सकते हैं। तो AI इक्वल टू 1 फॉर ऑल I इक्वल टू J। ध्यान से देखिए, A11, A22, A33 I इक्वल टू J है और उसकी वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये आपकी आइडेंटिटी की डिफिनीशन हो जाएगी इन शॉर्ट। बस इसको याद रख लो, काम खत्म। समझ आए यहां तक आइडेंटिटी मैट्रिक्स? चलिए आगे देखते हैं। एक होता है आपका नल मैट्रिक्स, वेरी सिंपल। अच्छा, नाम से ही क्लियर है नल मैट्रिक्स। इसका एक और नाम होता है नल मैट्रिक्स को, और क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स। अब तो समझ आ गया होगा। नल अगर नहीं भी समझ आया तो जीरो से तो नाम समझ आ ही गया होगा कि मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो?
जीरो हो, वो आपका कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स। कौन सा पॉइंट था भाई ये? आई थिंक 6 पॉइंट है ये, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स एग्जाम्पल आप क्या लोगे? जीरो मैट्रिक्स एग्जाम्पल आप जैसे 0 0 0 0। ध्यान से देखिए, जितने भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट हैं सारी इंट्रीज क्या हैं? अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट रखे जाते हैं ना उनको इंट्रीज बोला जाता है। तो जो बार बार हम इंट्रीज बोल रहे हैं वो इन एलिमेंट को ही बोला जा रहा है। एलिमेंट या इंट्रीज दोनों ही बोला जाता है इसको। तो ये याद रहे कि मैम इंट्रीज क्या बोल रही हैं बार बार, तो ये जो एलिमेंट है इन्हीं को हम इंट्रीज बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो जितनी भी इंट्रीज हैं सब क्या है? जीरो है। तो यही आपका क्या कहलाता है? जीरो मैट्रिक्स। समझ आया? अच्छा, जीरो मैट्रिक्स आप ये मत सोचना कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही जीरो मैट्रिक्स होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप कोई और एग्जांपल ले लो, 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ देखिए ऑर्डर इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 है, 2 रो और 3 कॉलम। स्क्वायर तो नहीं है लेकिन फिर भी ये जीरो मैट्रिक्स है। तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इसको जीरो मैट्रिक्स होने से पहले स्क्वायर होना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आपका जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सारी इंट्रीज, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी इंट्रीज क्या हो? जीरो हो। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बस बड़ा सा जीरो बना देते हैं, यही इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे आइडेंटिटी में IN था n क्रॉस n ऑर्डर के लिए, वैसे ही जीरो मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि बड़ा सा जीरो बना देते हैं, बस जो गोला है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, वही आपका जीरो मैट्रिक्स है। यही होता है आपका जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स में आपने 6 टाइप पढ़ लिया, मैट्रिक्स के 6 टाइप पढ़ लिया। आई होप कि ये जितना आज पढ़ाया गया है उतना आप लोगों को सब क्लियर होगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे। तो आज इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको, अभी मैट्रिक्स के टाइप खत्म नहीं हुए हैं, अभी मैट्रिक्स के कुछ टाइप बाकी हैं, जैसे अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बताना है, कंपैरेबल के बारे में बताना है। तो ये सब अभी आप लोगों को बताना बाकी है, जो कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, अच्छे से मस्त समझ में आएगा तभी, क्योंकि पढ़ाई को बोझ तो बनाना नहीं है, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ना है। और मैथ है तो ये इससे ज़्यादा तो ये इंजॉयमेंट और किसी सब्जेक्ट में होता ही नहीं है, अगर एक बार इंटरेस्ट आ गया तो आई होप इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम और टाइप मैट्रिक्स के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये इतना आप लोग रिवाइज करके आना, अच्छे से पढ़ के आना। और अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो इस क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। तो रहने देते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए।